संरक्षण की दृष्टि से इस कार्यशाला का उन्होंने आयोजन किया है। छत्तीसगढ़ का तो विशेष योगदान ये भी रहा कि जीएसटी काउंसिल में एक बहुत सक्रिय भूमिका छत्तीसगढ़ की रहती थी। और श्री अमर अग्रवाल, जैसा उन्होंने स्वयं भी कहा कि 2003 से इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए थे और अपने इस अनुभव के आधार पर जो निर्णय प्रक्रिया वहां थी उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। बहुत बड़ी गंभीरता और मैच्योरिटी के साथ अपने सुझाव रखना और इनकी उस गंभीरता और गहराई की वजह से एक इनका पूरे काउंसिल में विचार का प्रभाव भी था। मैं इस निर्णय को इस देश के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग इसलिए मानता हूं कि एक पूरी व्यवस्था हमने बदली है। और कारण इसका यह है कि आर्थिक दृष्टि से ये देश कभी एक हुआ नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से आजादी के बाद हम एक हुए, वो भी अपने आप में बहुत कठिन काम था। अगर उस पूरी कठिनाई को हम लोग समझ लें तो जिसका डॉक्टर रमन सिंह जी जिक्र कर रहे थे कि 550 रजवाड़े और हर राजा महाराजा की अपनी प्रतिष्ठा भी होती है, ईगो भी होती है, किसी दूसरे के नीचे वो काम करने को तैयार नहीं। और हर प्रकार के राजनीतिक तंत्र का प्रयोग करके सरदार पटेल ने इन रजवाड़ों को एक किया और उसमें से एक देश उभर कर निकला। लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम कभी एक नहीं हुए। और जो व्यवस्था हमने बनाई वो व्यवस्था ऐसी थी कि कभी सफल होने की उसकी गुंजाइश भी बहुत कम थी। अगर हम दो प्रमुख टैक्सेस छोड़ दें, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स का एक बुनियादी अभिप्राय रहता है कि वो आमदनी के ऊपर टैक्स होता है। इनकम टैक्स को बहुत प्रोग्रेसिव टैक्स माना जाता है, इसलिए कि अमीर आदमी ज्यादा देता है, मध्यम वर्गीय आदमी कुछ कम देता है और गरीब को उससे बिल्कुल मुक्ति मिलती है। कस्टम ड्यूटी, देश के अंदर कोई सामान आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। और आज के युग में देश के भीतर पैदावार हो, मेक इन इंडिया ब्रांड के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे हो जिसे हम एक्साइज कहते हैं, सेल पे हो जिसे सेल्स टैक्स या बाद में वैट कहते हैं, सर्विसेज पे हो, अभी मीटिंग में जो या कई छोटे छोटे टैक्सेस हैं, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, कोई मार्केट कमेटीज के टैक्सेस थे। ये जो टैक्सेस हैं ये कभी प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव नहीं होते। पूरी दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव माना जाता है। और रिग्रेसिव इसलिए माना जाता है कि
ये इनडायरेक्ट टैक्स कभी गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव नहीं करते। एक सोशल पॉलिसी टैक्सेशन की, जैसे मैंने कहा, प्रोग्रेसिव टैक्स की होती है कि अमीर से ज्यादा लो, गरीब से ना लो, मध्यम वर्ग से थोड़ा कम लो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसी गुंजाइश नहीं होती। और इस गुंजाइश ना होने का कारण यह है कि मान लीजिए मैं साबुन खरीदता हूं या कोई गांव में रहने वाला बहुत गरीब आदमी साबुन खरीदता है, तो उसको एक जितना टैक्स ही लगेगा, क्योंकि टैक्स गुड्स पे होता है, कमोडिटीज पे होता है, सर्विसेज पे होता है। कौन कंज्यूमर और उपभोक्ता उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके आधार पर उसी गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स नहीं होता। और इन रिग्रेसिव टैक्सेस की संख्या हमने इतनी बढ़ा दी कि कुल मिलाकर सेंटर और स्टेट्स में 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, उसके ऊपर 23 सेसेस लगा दिए। कई इनमें प्रमुख टैक्सेस थे, विशेष रूप से 3: वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स। उन टैक्सेस को भरने की जो प्रक्रिया है, उसमें अलग अलग अधिकारी, अलग अलग विभागों के साथ असेसी का इंटरफेस होना, उस इंटरफेस में हर एक की अलग अलग पेपर रिटर्न जाना, बाद में कुछ कुछ सॉफ्टवेयर पे जाने लग पड़ी। और जितने अधिक इंटरफेस हैं, ये एक समाज का सिद्धांत है और ये वास्तविकता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितने अधिक इंटरफेस हैं, उतना अधिक कंप्लायंस बर्डन है, उतना ही अधिक परेशानी है, और मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है, उतना ही अधिक भ्रष्टाचार भी है। हर राज्य की दर अलग अलग होना, और इसलिए चेक पॉइंट्स बनना, नाके बनना, जिसका अपना कॉस्ट पे और कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर एक असर पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। और व्यवस्था ऐसी कि किसी भी कमोडिटी में आरंभ से अंत तक अगर उसमें 5 या 7 स्टेजेस हैं, हर स्टेज पे टैक्स देना, उस टैक्स का क्रेडिट ना मिलना, और फिर टैक्स के ऊपर टैक्स देना। मैं कई बार, इसको मैं बाद में थोड़ा सा ज्यादा सरलता से आपके सामने रख पाऊंगा कि इसका अब गणित ही अलग किस्म का है। तो अगर इसके सिद्धांत मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरफेस विद टैक्सेशन अथॉरिटीज, मल्टीपल रिटर्न्स, कोई गुड्स और सर्विसेज की फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं, टैक्स के ऊपर टैक्स, और दिए हुए टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं। और शायद यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इस व्यवस्था का जो हमने निर्माण किया और 70 साल तक चलाया, इसमें हैरेसमेंट और कंप्लायंस बर्डन इतना था कि एक स्वाभाविक मानव विचार आता था कि मैं इससे बचना और इससे दूर रहने के अब रास्ते सीखूं। और ये इस देश की एक वास्तविकता थी, और इसकी वजह से नॉन कंप्लायंस होती थी। अभी आप जिक्र कर रहे थे अन्य देशों का,
डीमोनेटाइजेशन के संदर्भ में और जीएसटी के संदर्भ में अन्य देशों से तुलना कई बार अपने आप में उपयुक्त नहीं है। मैंने बहुत वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट या वेस्टर्न कॉलम राइटर्स के लेख पढ़े डीमोनेटाइजेशन पे भी। उनकी कल्पना डीमोनेटाइजेशन और करेंसी मैनेजमेंट की है टैक्स कंप्लायंट सोसाइटीज की, और इसलिए टैक्स कंप्लायंट सोसाइटीज में जहां कोई टैक्स न भरना यह सोच नहीं सकता, जहां डिजिटाइज इकोनॉमी है। मैं अभी स्वीडन के मंत्री से मिला तो मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने कहा कि हम तो अब 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज डिजिटाइज सोसाइटी है, हमारे यहां कैश दिखता ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई व्यक्ति चाय पीना चाहे या कॉफी पीना चाहे तो उसने कहा अपना कार्ड दीजिए या जो भी अन्य व्यवस्था है उसके माध्यम से करिए। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए हम जैसा कोई व्यक्ति 2 दिन के लिए जाता है और करेंसी हमारे पास है, हम देते हैं, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? कोई लेगा नहीं क्या? उसने कहा ले लेगा, लेकिन शायद आपको चेंज वापस नहीं मिलेगा। या आप काउंटर पर 1.5 घंटा खड़े रहेंगे, वो कहेगा जब चेंज होगी तब देंगे। तो उन इकोनॉमीज में टैक्स नॉन कंप्लायंस जहां है नहीं और कंप्लायंस रेट बहुत हाई है, तो वो लोग कल्पना नहीं कर सकते कि एक नॉन कंप्लायंट सोसाइटी में इसका क्या अर्थ है। और इसी प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हम लोग ये वास्तविकता स्वीकार करें कि जो व्यवस्था बनाई थी, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता, ये व्यवस्था ऐसी थी कि इस व्यवस्था में से नॉन कंप्लायंस स्वाभाविक था। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को आज भी कल्चरल शॉक है कि हम एक नई व्यवस्था में चले जाएंगे तो जो पुराने तरीके थे उसका क्या होगा। आप किस वर्ग के साथ संपर्क रख रहे हैं? कुल मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो देते हैं लोग, जो देता तो हर व्यक्ति है, जो सामान खरीदता है वो टैक्स देता है, लेकिन जो असेसीज रजिस्टर्ड है जिनके माध्यम से देता है, जिसमें ये 17 के 17 या 3 बड़े टैक्स आ गए, कुल मिलाकर रजिस्टर्ड असेसीज 30 जून को हमारे देश में तकरीबन 80 लाख थे। यानी 130 करोड़ के देश में 80 लाख 1% भी नहीं है। और हम लोग अपने आप को आईटी सुपर पावर मानते हैं कि पूरी दुनिया में आईटी में हम सबसे आगे हैं। और ये 1% में अधिक लोग वो हैं, ये 0.5%, 0.6% के करीब जो आंकड़ा है, जो कि आर्थिक दृष्टि से समाज का एक अच्छा वर्ग है। अब उस वर्ग के लिए कोई नई व्यवस्था में आना, मैं समझ सकता हूं कि बहुत कोई साधनहीन व्यक्ति हो तो कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम जो ऊपर का इकोनॉमिक लेयर है उसका पहले 1% की बात कर रहे हैं। और इसलिए इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाना और इस व्यवस्था का व्यवसाय को भी, मैन्युफैक्चरर को भी, ट्रेडर को भी और पूरे देश को भी लाभ होने वाला है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं, आप समझ लीजिए, जहां सर्विसेज में और गुड्स में डिस्टिंग्विश कर पाना ही अपने आप में कठिन है। आप बना बनाया फ्लैट खरीदते हैं, उसमें स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिक फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग्स, ये सब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। जो आर्किटेक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। आपने तो उसको एक कीमत दी, अब कैसे उसका कीमत में बंटवारा करेंगे कि सर्विस कितनी थी और गुड्स कितने थे। आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं
उसमें फूड आइटम भी है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम भी है, और उसमें रेस्टोरेंट की सर्विस भी है। और इसलिए दोनों पे अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगना ये अपने आप में संभव नहीं है, कंपोजिट एक्टिविटी है। और इसलिए जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, ये भी स्वाभाविक था कि ये अपने आप में सारे टैक्सेस कन्वर्ज कर जाए एक। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि आप एक रेट रख दीजिए, नहीं तो 2 रेट रख दीजिए। बहुत सरल सुझाव है और शायद हम लोगों के लिए तो सबसे सरल था इसको इंप्लीमेंट करना। लेकिन यह सुझाव उन वर्गों से आता है जो देश की आर्थिक असमानता जो है उसको आज तक समझे नहीं है। अगर हम एक रेट रख देते तो अमर जी का तो बहुत अनुभव है, तो 15-16% के बीच में होता, तभी जाके रेवेन्यू न्यूट्रलिटी आती। तो जो खाने की चीज है जिसपे 0 रखा या 5 रखा, उसको अचानक 15 पे ले जाते हैं। और गरीब आदमी, इसीलिए मैं इसको रिग्रेसिव टैक्स कहता हूं, जिसके लिए वो चीज चाहिए खाने की, उसका एकाएक 10-12% का इन्फ्लेशन फूड आइटम में हो जाता। और अमीर आदमी जो मर्सिडीज या BMW गाड़ी खरीदने जाता है, उसको लगता मैं 40% दे रहा था, अचानक 15% हो गया। तो जो रिग्रेसिव कैरेक्टर है इनडायरेक्ट टैक्स का, ये और बढ़ जाता अपने आप में। तो ये भी संभव नहीं था। और इसलिए जीएसटी काउंसिल में हमारे सहयोगियों ने यह तय किया, आरंभ में इसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना हो, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे, और उसके साथ साथ मौजूदा रेट क्या था उसको जोड़कर जो उसके नियरेस्ट स्लैब है उसमें इसको फिट करना। यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, और इसको फॉलो करो। अब इसके कई लाभ हैं। जब एक टैक्स हो गया, इसका पहला लाभ यह है कि हर व्यक्ति को केवल एक रिटर्न फाइल करनी है। जो मल्टीपल रिटर्न्स थी, उसका जो मल्टीपल इंटरफेस था, उसके स्थान पर एक इंटरफेस हुआ। कमोडिटीज, गुड्स, सर्विसेज, पूरे देश में कहीं आप दीजिए, एक ही रेट है। कहां भेजा आपने, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह जी अभी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ जो देश के केंद्र में है, उसमें क्षमता है लॉजिस्टिक हब बनने की, क्योंकि यहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब इक्वी डिस्टेंस है। और इसलिए जिसको अपना गोदाम बनाना है, किसी भी बड़ी कंज्यूमर गुड्स की कंपनी को, इससे बेहतर स्थान उसको कहीं नहीं मिलेगा, जहां नाके होंगे नहीं और कुछ घंटों के अंदर देश के किसी भी भाग में उसका ट्रक पहुंच सकता है। इसका एक स्वाभाविक लाभ और है, और जो मैं चाहूंगा कि लोग समझे, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, वेल गवर्न राज्य है, यहीं से अगर आप इसका इन्फोर्समेंट शुरू करें, ये जो इनपुट क्रेडिट का गणित है, ये स्वाभाविक गणित से अलग है। मैं कई बार सोशल मीडिया पे और कुछ पॉलिटिकल नेताओं के बयान भी पढ़ता हूं कि फला चीज पे आपने 5% टैक्स लगा दिया, इसको 0 कर दो। कई बार जीएसटी में 0 से सामान महंगा हो सकता है, 5% पे सस्ता हो सकता है। जिन लोगों ने केवल प्राइमरी क्लास का गणित सीखा है, उनको तो यह गणित मालूम है कि 5 is more than 0। लेकिन इनपुट क्रेडिट के गणित में ऐसा नहीं है।
जीरो पे आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, 5% पे मिलेगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप व्हीलचेयर बनाते हैं और उसमें स्टील के ऊपर 28% टैक्स दिया हुआ है और टैक्स उस पर 5% है, तो उस 28 का जब आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो वो 5 उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा और बाकी आपको रिफंड मिल जाएगा, जिससे कि आप व्हीलचेयर का दाम कम कर लेंगे। तो 5% पे शायद दाम 0% की तुलना में कम हो जाए। इसलिए ये जो सोशल मीडिया पे या एक रिवाज बन गया, वहां सोशल मीडिया पे तो हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है। तो जो प्राइमरी स्कूल का गणित है कि 5 इज कॉस्टलियर देन 0, इनपुट क्रेडिट पे कई बार 5 इज चीपर देन 0। ये एक सरल गणित नहीं है। इसलिए जो इनपुट क्रेडिट का गणित है ये समझ पाना और इसका स्वाभाविक लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए। किसी ने ये नहीं पूछा, आजकल मैं देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर रेस्टोरेंट का बिल आता है कि इतने परसेंटेज सीजीएसटी, इतने परसेंटेज एसजीएसटी, लेकिन उनको भी तो इनपुट क्रेडिट मिलता है। इनपुट क्रेडिट के बाद वो क्या केवल कंपनी की बैलेंस शीट पे जाएगा या वो कंज्यूमर को पास ऑन होगा, या टैक्स के माध्यम से पास ऑन होगा, या प्रोडक्ट की कीमत पे पास ऑन होगा? दोनों में से एक स्थान पे तो उसका स्कोप होना चाहिए। और ये हर सिद्धांत पे लागू है, हर गुड्स में, हर सर्विसेज में लागू। अगर कुछ सर्विसेज 15% से 18% हुई तो उस 15 में उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, अब 18 में मिलता है। इसलिए जो हम फिगर पढ़ते हैं 18 या 12 या 5, ये फाइनल फिगर नहीं होता। इट इज 18 माइनस इनपुट क्रेडिट, इट विल बी 12 माइनस इनपुट क्रेडिट। और इसलिए ये आरंभ में हमने लागू तो किया है, लेकिन इसमें कंज्यूमर कॉन्शियसनेस भी चाहिए। मैंने सारी कंज्यूमर कंपनीज को बुलाया था कि आपकी ओवरऑल बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ता है। और जो ओवरऑल बैलेंस शीट है, इसमें एक स्वाभाविक चीज है कि जो नेट वेटेड एवरेज ऑफ टैक्सेशन है वो पहले की तुलना में कम हुआ है। और क्योंकि पहले की तुलना में कम हुआ है इसलिए टैक्स कम हो जाएगा ऐसा नहीं है। ज्यादा एफिशिएंट टैक्स है जिसकी वजह से कंप्लायंस सुधरेगी। कंप्लायंस सुधरने की वजह से सरकार का कलेक्शन उतना ही रहेगा या उससे बढ़ेगा, लेकिन जो रेट है और वेटेड एवरेज है वो अपने आप में स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी कम होगी। और इसमें जब कोई तर्क नहीं मिला तो छोटे व्यापारी का क्या होगा? 20 लाख तक तो उसको टैक्स देना ही नहीं, रजिस्टर नहीं कराना। 75 लाख तक अगर वो ट्रेडर है तो केवल 1% पे कॉम्पोजिशन मिलता है, 1%। मैन्युफैक्चरर है तो 2% में मिलता है, और उसमें बहुत ज्यादा कोई कंप्लायंस में तकलीफ नहीं है। फिर मैंने एक और चीज देखी कि आपको हर महीने 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये भी अपने आप में गलत है। जो बिजनेस टू कंज्यूमर डील करता है उसको एक रिटर्न है, एक रिटर्न सबको है, लेकिन उसकी रिटर्न तो बड़ी सिंपल है, आपको लमसम अपनी सेल देनी है। जहां 100 करोड़ लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो जिस देश में, और 40 करोड़ स्मार्टफोन हो, वहां समाज के जो 80 लाख सबसे एफ्लुएंट लोग हैं वो कहेंगी कि मैं क्योंकि एक ट्रेड करता हूं तो इसलिए मैं इंटरनेट के ऊपर अपना नंबर नहीं डाल सकता। मतलब 100 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 40 करोड़ स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, एंड हम किसके साथ डील कर रहे हैं? जो उसमें 80 लाख सबसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं देश की। और केवल एक एसएमएस टाइप इंफॉर्मेशन हर महीने दे दी जाए और पूरी व्यवस्था, ये व्यवस्था मैं कई बार सपना देखा करता था
मतलब इमेजिन करते थे हम लोग कि क्या इस देश में वो व्यवस्था आ सकती है। हम धीरे धीरे इनकम टैक्स में उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप ऑनलाइन अपने रिटर्न फाइल कीजिए। आज 99% असेसीज जो हैं कंपनी सर्कल छोड़ के, 99% असेसीज को असेसमेंट ऑर्डर ऑनलाइन मिल जाता है बिना किसी हियरिंग के। रिफंड की इंफॉर्मेशन 70 दिन में ऑनलाइन आ जाती है और उसके बाद स्पीड पोस्ट से आ जाता है। जिस किसी के केस में कंप्यूटर जनरेटेड रेड अलर्ट आता है कि कुछ बहुत ज्यादा कैश की ट्रांजैक्शन है या कोई और ऐसी क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन है, वो 1% केसेस हैं जो फिर स्क्रूटनी में जाते हैं। और इस ऑनलाइन व्यवस्था से 99% लोगों को जो इनकम टैक्स रिटर्न पर्सनल इनकम का भरते हैं, उनको ये पता नहीं कि मेरा असेसिंग ऑफिसर कौन है। हैरेसमेंट भी कम होता है, कंप्लायंस बर्डन भी कम होता है, करप्शन भी कम समाप्त होती है। जीएसटी को उस दिशा में ले जाना है कि आपके 12 महीने की जो रिटर्न है उसके बेसिस पे अधिकतर लोगों को असेसमेंट करके, एक अनआइडेंटिफाइड असेसमेंट हो, किसी पे सवाल हो तो इंटरनेट उसको उसके जीएसटीएन पे ही पूछ लिया जाए साइट पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और उसका असेसमेंट ऑर्डर उसके पास आ जाए। जो लोग बिजनेस टू बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा ज्यादा डिटेल देनी होगी कि ये मेरे डीलर हैं, ये उनका नंबर है, मैंने इतना सामान उनको दिया। जो मैन्युफैक्चरर है वो कहेगा ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने हर एक इतने नंबर वाले को इतना सामान दिया। हर एक का सिस्टम अलग होगा। और 320 करोड़ वाउचर हर महीने मैच करना, जिससे कौन इसको उल्लंघन कर रहा है और कौन कंप्लाई कर रहा है, वो कंप्यूटर में अपने आप पता चल जाएगा। जो सॉफ्टवेयर बना है वो इतना बड़ा है कि 320 करोड़ वाउचर हर महीने अपने आप मैच हो जाएंगे कि क्या मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न्स मैच कर रही हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर की रिटर्न मैच कर रही है। अब कुछ लोगों का तर्क है कि भाई हम उस व्यवसाय में हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम टैक्स ना दें। देश की फौज तो आपकी भी रक्षा करती है, देश की पुलिस भी आपकी रक्षा करती है, देश की सड़कों पे भी आप वाहन चलाते हो, तो इस पे कौन खर्चा करेगा। आज ये जो सरकारें चल रही हैं राज्यों की, केंद्र की, ये उधार लेकर चलती है और इसी मानसिकता की वजह से उधार लेकर चलती है। और जहां जहां विकास कार्य में पैसा लगाना है तब इसलिए लगाती है कि हम कंप्लायंट सोसाइटी नहीं है। इन सब कदमों का जो दिशा होगी उस कंप्लायंस की दिशा में होगी। और इसलिए मैं समझ सकता हूं कि हर व्यवसाय में ये इंटरेस्ट हो। मैं सबसे बड़ा इसका उदाहरण देता हूं। जब प्रणब बाबू वित्त मंत्री थे, उन्होंने गोल्ड पे 1% एक्साइज लगाया। आंदोलन हुआ, वापस ले लिया। चिदम्बरम साहब ने 1% लगाया, उन्होंने वापस ले लिया। हमने 1% लगाया तो फिर आंदोलन हुआ, हमने वापस नहीं लिया। मैं आज पूछना चाहता हूं कि जो लोग उस प्रोटेस्ट में गए थे 1% वाले में, आज जीएसटी काउंसिल ने गोल्ड पे 3% कर दिया, तो इस बार ज्वेलरी एसोसिएशन सबने स्वागत कर दिया। तो जो लोग 1% का विरोध करने गए थे, अब उनको समझ में आया कि विरोध का कारण क्या था। कारण बड़ा स्पष्ट है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है कोई ट्रेडर नहीं देता, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं देता, ये कंज्यूमर देता है, ये उपभोक्ता देता है। और देश में किसी उपभोक्ता ने इतराज नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा। और जो ये कहता है कि मुझे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना, तो आपने तो पास ऑन करना है कंज्यूमर को, आपने पास ऑन करना है। जिसको पास ऑन करना है वो तो कहीं आंदोलन कर नहीं रहा, तो आप क्यों कर रहे हो? शायद इसलिए कर रहे हो कि आपके वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन स्पष्ट हो जाएंगे। तो जीएसटी तो उपभोक्ता दे देगा, इनकम टैक्स आपको उसमें देना पड़ेगा।
और इसलिए इस तरह का आंदोलन कि मेरा ट्रेड का मौलिक अधिकार है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये 2017 में तर्क नहीं चल सकता। जब हम ये कल्पना करते हैं कि इस देश को हमें, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हमने अब इस मोड़ पर है कि देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित देश बनाना है। देश के गांव में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब आज अगर रायपुर से लेकर एक हाईवे बन जाता है राजनांदगांव तक, या एक हाईवे बन जाता है बिलासपुर तक, तो आपको लगता है कि क्वालिटी सुधर गई। शहर की सड़कें इंप्रूव हो जाती हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं, रेलवेज मॉडर्नाइज हो जाते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि आजकल मेरे पास एक दूसरी डिफेंस की जिम्मेवारी है, तो मैं चुप रहता हूं जब सेना के लोग पूरी लिस्ट देते हैं कि ये हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और एक विभाग की हैसियत में मैं कहता हूं और दूसरे विभाग की हैसियत में मैं कहता हूं कि भाई कंप्लायंस टैक्स की सुधरने दो, तो हम देखेंगे। तो इसलिए आज 2017 में ये तर्क कभी स्वीकृति नहीं हो सकता। और हमने जितना प्रयास ये किया, जो अमर जी कह रहे थे अभी, कि हमने ओपन माइंड के साथ तय किया, सब निर्णय सर्वसम्मति से लिए, संविधान संशोधन सर्वसम्मति से हुए, कानून सर्वसम्मति से हुए, 1211 कमोडिटीज का रेट सर्वसम्मति से हुआ। जब लोगों ने रिप्रेजेंट किया तो हमने ये नहीं कहा कि हम फैसला कर चुके हैं, हमने कोई 62-63 कमोडिटीज पे रीथिंक करके उसको बदला जहां हमसे गलती हो सकती है। पिछली मीटिंग में, जो आखिरी मीटिंग 30 को हुई, तो अमर अग्रवाल जी ने विषय उठाया, हमने फर्टिलाइजर पे 12% लगाया था। इन्होंने कहा कि पहले कितना होता था बताइए। तो पहले 2 तरह के राज्य थे, जो खुद बनाते थे और कुछ बाहर से लेते थे, तो वहां 7 और 9 के बीच में था। अब 7 और 9, 7 to 9% बिल्कुल 5 और 12 के सेंटर में था। उसको 5 में भी डाल सकते थे, उसको 12 में भी डाल सकते थे। हमने 12 का निर्णय किया था। तो इन्होंने हिसाब बताया कि इनके साथ हरियाणा के मंत्री ने कहा कि एक फर्टिलाइजर की बोरी 31 रुपए कल सुबह महंगी हो जाएगी। तो ये सब चुने हुए लोग हैं, उनको कंसर्न है, चिंता है कि भाई किसान की आज हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो 1 या 2 मंत्री भी किसी तर्क को रखे, और ये तर्क नहीं हो सकता कि फला कह रहा है कि मैं टैक्स देना नहीं चाहता, मेरा अधिकार है ना देने का। आप जितने, एक तो व्यवसायों में प्रोटेस्ट है, आप अगर उसका आंकड़ा देख लो तो जो आपने फाइबर पे दिया, जो आपने यान पे दिया, वो तो कपड़ा जब तक बनेगा तब तक सबस्यूम हो जाएगा, तो इनपुट क्रेडिट तो बहुत कम बचेगा, के बाद टैक्स लगभग नहीं बचेगा। तो कहानी वही आती है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इज नोन। और जितनी जल्दी, मुझे लगता है कि इस नई व्यवस्था में अगर हम व्यवस्था को सरल कर देते हैं, इसको टोटली हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं, इंटरफेस अधिकारी का और असेसी का एकदम समाप्त, नेग्लिजिबल करने की कोशिश करते हैं, तो शायद इसके कंप्लायंस का उत्साह भी लोगों में बढ़ेगा। और इसको हैरेसमेंट का केंद्र बनाएंगे तो फिर कंप्लायंस का उत्साह कम होगा। ये वास्तविकता हम लोगों को मालूम है। और मैं चाहूंगा कि जितने अधिकारी यहां पर मौजूद हैं वो भी इसको मद्देनजर रखें। इसमें राज्यों का भी हित है, क्योंकि राज्यों के पास विकास कार्य में खर्च करने के लिए इससे साधन और आएंगे। केंद्र की तुलना में राज्यों का ज्यादा हित है। इनको 50% टैक्स मिलेगा, जो केंद्र को मिलेगा उसका 42% इनको मिलेगा। जो 52% बचेगा केंद्र के पास, वो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम से काफी ले जाओगे। तो इसमें तो 80% अमर जी ले जाएंगे, 20% शायद हम लोगों के पास बचेगा। तो इसलिए आप ही का स्वार्थ है, जितना अधिक कलेक्शन छत्तीसगढ़ में करवाओगे
और अब तो सर्विस टैक्स का हिस्सा भी आपको मिलने वाला है। उतना जल्दी आप छत्तीसगढ़ का विकास कर पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।